बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत के अंदर गहमा गहमी तो चलती रहती है, लेकिन 23 मार्च की तारीख ने अच्छी खासी खलबली मचा दी थी, बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए, जिन्होंने 23 मार्च से एन पहले ओआईसी की एक समिट भी करना थी। इस 23 मार्च को बहुत सारे और मेहमानान भी आ रहे हैं, और याद रहे कि 23 मार्च की परेड एज इज जो दिखाई जाती है उससे महीना डेढ़ महीना पहले रिहर्सल होना शुरू हो जाती है। ऐसी सूरत हाल में इस्लामाबाद में ये परेड की तैयारी पाकिस्तान के लिए एक अहमियत का हामिल दिन, एक ऐसी सेलिब्रेशन जो कि पाकिस्तान की थॉट को, पाकिस्तान के रिजॉल्व को सेलिब्रेट करती है। उस दिन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने जब अनाउंसमेंट की कि हम उस दिन ही मार्च करेंगे, तो बारहा इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब की तरफ से यह कहा जाता रहा कि क्यों आप उस दिन जो है वो बिला वजह का एक सीन क्रिएट करना चाह रहे हैं, अननेसेसरली ये हेड ऑन लेना चाह रहे हैं आप गवर्नमेंट को। और इसके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी है। कुछ अरसे बाद हमें पता चला कि ओआईसी के समिट भी होनी है, और अहम समिट है। यकीनन जिस तरीके से पाकिस्तान के इर्द गिर्द की सूरत हाल तब्दील हो रही है, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के हवाले से हालात भी तब्दील हो रहे हैं, और पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली एकदम से दोबारा भी एक्टिव हो रहा है, बिकॉज बहुत अरसे से कुछ जगहों से हमें कुछ मुश्किलात का सामना उठाना पड़ा है, बिलखुसूस अमेरिका की तरफ से। तो ऐसी सूरत हाल में ये ना करें। लेकिन मुझे याद पड़ता है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना हुआ था, तो उस टाइम पर भी चीन के प्रेमियर ने आना था, लेकिन उस टाइम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना धरना ख़त्म नहीं किया था। तो इस बार ऑपोजिशन ने भी कुछ ऐसा ही किया कि उन्होंने 23 मार्च की तारीख का ही कल अनाउंसमेंट की थी, शो से कुछ देर पहले ही। लेकिन आज इसके रद्द अमल में इंटीरियर मिनिस्टर, जो हमेशा कहते रहे कि 23 मार्च ना रखें डेट, उससे एक दिन आगे एक दिन पीछे कर लें, आप इस तारीख को, इस अहम तारीख को जो पाकिस्तान के लिए अहम है, उसको इस्तेमाल ना करें सियासी मकासद के लिए। लेकिन आज उनकी टोन तब्दील थी। शेख रशीद साहब ने किस तरीके से और क्या जवाब दिया ऑपोजिशन को, जरा वो सुनिएगा। जोर डालते थे कि हम इस्तीफे दे देंगे, इस्तीफे से भागे, फिर ये अदम एतमाद से भागे। जमहूरी तरीका यह है कि आप असम्बलियों में आकर अपनी ताकत का इजहार करें। आपने सड़कों का इंतखाब किया है, अब आगे पीछे ना हो। 23 को आए, इंशाअल्लाह ताला आप सियासी शिकस्त खाएंगे। 23 मार्च को भी आप जलीलो ख्वार होंगे और अपने सा मुंह लेके वापस जाएंगे, और आपके लिए हम कोई मसला पैदा नहीं करेंगे। और जब इमरान खान कहता है कि मैं सड़कों पे आऊंगा तो बहुत खतरनाक होऊंगा, आप यकीन जाने, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं वजीर हूं, वाकई वो बहुत खतरनाक होगा, वो बहुत खतरनाक होंगे। और ये बात ऑपोजिशन के लिए की जा रही है। अब जरा मानना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए क्योंकि ऑपोजिशन ऑलरेडी सड़कों पर है, हुकूमत ऑलरेडी इख्तदार में बैठी है। तो उसके बाद इमरान खान साहब को सड़कों पर आने के लिए किसके लिए ज़रूरत है? या ऑपोजिशन की तरफ इशारा था या नहीं, ये एक वज़रा की तरफ से तशरीह आई है और बड़े अरसे से ये तशरीह चल रही है। तो चलिए मानकर आगे बढ़ते हैं। आज एक और अहम डेवलपमेंट हुई। कल जिस तरीके से शहजाद अकबर साहब के मामलात, परसों रेजिग्नेशन सामने आया, उसके बाद से आगे चले, और आज ब्रिगेडियर मुसद्दक अब्बासी जो हैं, साबिक डीजी नैब रह चुके हैं, उनको मावन खुसूसी एहतसाब के हवाले से तैनात करने की बातें सामने आ गई। अब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दक अब्बासी जो हैं वो नैब के अंदर नैब के मामलात को समझते हैं। अब ये भी कयास आराइयाँ की जा रही हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो बेसिकली नैब को लगाम डालने के लिए इनको रखा है, या अपोजिशन को। क्या चल रहा है वो फेसेस नहीं केसेस देखते हैं वाला मामला चल रहा है या नहीं चल रहा, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग। इसके साथ साथ आज आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अंदर, इवन जम्मू और कश्मीर के अंदर जो इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, उसके अंदर यौम स्याह मनाया गया भारत के रिपब्लिक डे के ऊपर, और एहतजाज किया गया क्योंकि कश्मीर के अंदर, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर तसलसल के साथ मजालिम जारी हैं। वहाँ लोगों को शहीद किया जा रहा है, ख़वातीन की इस्मत दरी जारी है। इसके साथ साथ पैलेट गनों वाला सिलसिला, आपको पता है कश्मीर के अंदर बड़े बुरे तरीके से बच्चों तक को पैलेट गनों से छलनी किया गया हुआ है। दुनिया अभी भी ज़रा डेफ ईयर करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए कश्मीरी अभी भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जेनोसाइड वॉच ने जेनोसाइड के हवाले से, एक इम्पेंडिंग जेनोसाइड ऑफ मुस्लिम्स के हवाले से ओवरऑल इंडिया के अंदर भी वार्निंग दे दी, और इससे पहले कश्मीर के हवाले से भी वार्निंग दे दी थी। ये वही जेनोसाइड वॉच है, ये उसी के सरबराह हैं जिन्होंने रवांडा के जेनोसाइड 1994 के अंदर उसके हवाले से भी खबर दी थी। तो कश्मीरी आज यौम स्याह मना रहे हैं, भारत के खिलाफ मुजाहरे हुए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोगों ने आज अपने लास्ट सेगमेंट में एक इंपॉर्टेंट इवेंट डिस्कस कर रहे हैं। आज कराची के अंदर
एमक्यूएम का एक रैली निकली। वो रैली मेट्रोपोल से उन्होंने कराची प्रेस क्लब जाना था, वो उसकी बजाय सीएम सेक्रेटेरिएट के सामने, सीएम हाउस के सामने एहतजाज के लिए बैठ गए। एहतजाज पुरअमन था, कोई तशद्दुद नहीं कर रहा था, कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहा था, लेकिन अच्छी खासी शेलिंग कर दी गई और शेलिंग की बरसात कर दी गई एमक्यूएम के कारकुनान पर। और अल्टीमेटली अभी शो शुरू होने से कुछ देर पहले ये खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने बड़े सख्त अल्फाज में बोला है कि हमारे एमएनएज, एमपीएज, लीडरान जो भी आपने अरेस्ट किए हैं, बिलखुसूस उनके एक एमएनए को ज़ख्मी भी किया गया, उनको छोड़े नहीं तो वो थाने जो हैं वो अपने जिम्मेदार खुद होंगे। नाउ दिस इज अ थ्रेट। इसके हवाले से क्या होगा ये हम लास्ट सेगमेंट में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे कौमी सियासत, पीएमएल-एन के हवाले से और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स चल रही हैं। आज एक और अहम मुलाकात हुई वज़ीर आज़म के साथ, आर्मी चीफ की, DGISI की, आने वाले चीन के दौरे के हवाले से उसके अंदर कुछ और बातें भी हुई, यकीनन हुई होंगी। प्रीमियर के साथ मुलाकात है, प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात है, तो आर्मी चीफ और DGISI, या फिर ये एक परसेप्शन चीन के दौरे से पहले क्रिएट करना कि एक पेज ही है, जो कि ऑपोजिशन समझ रही है कि एक पेज नहीं है, वो भी क्रिएट किया गया हो सकता है। इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है मैं उनका तारुफ करवा दूं, उसके बाद ब्रेक की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ राना तनवीर साहब सीनियर रहनुमा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू आफ्टर योर रिकवरी फ्रॉम द कोविड। जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया चीमा साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और रेहान हाशमी साहब एमक्यूएम से हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन अभी ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कौमी सियासत से डिस्कशन का आगाज करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कौमी सियासत में, कौमी सियासत के धारे में हो क्या रहा है। रान साहब, सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करूंगी, फिर मैं चीमा साहब की तरफ भी आऊंगी। आज तो आप लोग पहले 23 मार्च के हवाले से कहा करती थी गवर्नमेंट के ना करें, ये वाली डेट चूज करने वाली नहीं है, लेकिन अब आप लोगों ने चूज कर ली है, तो अब आपको चैलेंज आ गया है कि अब आपने फिरना नहीं है इससे, अब आप लोगों ने इससे इधर उधर नहीं होना। पहले मुझे याद पड़ता है कि 2020 का दिसंबर, तब आप लोगों ने अनाउंस किया था कि हम आने वाले मार्च में मार्च करेंगे। उसके बाद फरवरी में आप लोगों की मुलाकात हुई 4 फरवरी को, तब कहा गया हम मार्च में मार्च करेंगे, मार्च नहीं हुई। अब भी आप लोग कह रहे हैं, अनाउंसमेंट भी 23 मार्च की है, अब शेख साहब कह रहे हैं अपना फिरिएगा। देखें अनिका, ये जो बात है, ये जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने पिछले दिनों में स्पीच अपनी की, तकरीर की, उसमें सारी तकरीर से जो उनकी रिफ्लेक्ट कर रहा था, झलक रही थी बात, पता चल रहा था घबराए हुए हैं, खौफजदा हैं और हारे हुए हैं, और वो गिव अप कर रहे हैं सारी चीज़ें। इसी तरह शेर रशीद साहब की मैं क्या कमेंट करूं, पहले पाँव पड़ते रहे हैं खुदा के लिए, ये 23 मार्च यौम आज़ादी है, परेड होगी, फलां होगा, अब उन्होंने उल्टा वो रख दी है। वो भी घबराहट की निशानी है कि घबराए हुए हैं, चीज़ें उसके बस में है नहीं। ये क्या पीती का शुक्र। लेकिन राणा साहब, घबराने वाली बात है क्योंकि गवर्नमेंट बड़ी कंफर्टेबल है। आज एक इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है, आप लोग कह रहे थे कि जी हाथ अब सर से हट गया है। शेख साहब भी कहा करते थे कि वो हाथ आपके सर पे नहीं आएगा, आपके गले पे जरूर आ जाएगा, पीएमएल-एन के, पीडीएम के। तो वो हाथ उठने वाले कहानी भी खत्म होते हुए नजर आ रही है, मामलात भी एक पेज की बार बार अश्योरिटी भी दिलवाई जा रही है कि एक पेज ही है, मुलाकातें भी नॉर्मल तरीके से चल रही हैं। तो फिर वो जो अंपायर की उंगली ढूंढा करती थी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपने धरने में, कहीं वो ढूंढते ढूंढते पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी तो राह नहीं भटक जाएगी, गुम जाएगी? नहीं निका, ये जो आप बात कर रही हैं, एक ऑफिशियल कैपेसिटी होती है, एक प्राइम मिनिस्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव है मुल्क का, उसकी मुलाकातें होनी आर्मी चीफ के साथ, DGISI के पास इंफॉर्मेशन लेनी, क्योंकि ये बड़ा प्रेस्टिजियस अदारा है ISI, जो इंफॉर्मेशन देता है सिक्योरिटी में या जितने भी मामलात होते हैं। वो ब्रीफिंग पीरियडिकली भी हो सकती हैं और किसी ख़ास इशू पे भी हो सकती हैं, और उनको बुलाया जा सकता है और वो आएंगे, मिलेंगे। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि ये हमारा इशू नहीं है कि हाथ है नहीं है। अब वो लाए गए हैं, सिलेक्टेड लोग हैं, लेकिन अशर जो किया है मुल्क का, हम तो उस नाते से बात करते हैं कि यकीनी तौर पे अगर मुझे आप कोई काम दें और मैं आपको एम्बेरस कर दूं, तो मुझे आपको अफसोस होगा कि मैंने इसको क्यों भेजा था ऊपर।
उन्होंने सिलेक्ट करके लोग बिठाए हैं, तो उनको अब यकीनी तौर पे पता चल रहा है जो मुल्क की हालत हुई है हर शोबा में, जो भी चाहे माशियत हो, इकोनॉमी हो, गवर्नेंस हो, महंगाई हो, सो ऑन, आप जो भी बात करें आप चले जाएं जहाँ जहाँ भी, और उसको उनको पता है। लेकिन हमारा कोई इशू नहीं है, हम तो एक अपना अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं, जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम वहाँ जो इनकी पॉलिसीज हैं, जो इनकी स्याकारियाँ हैं, करप्शन है, नालायकियाँ हैं, ना बैड गवर्नेंस है या करप्शन है, उनको निशानदेही करें, हाईलाइट करें, असम्बली के प्लेटफॉर्म में, पार्लियामेंट में करें, बाहर करें, और लोगों की जो मसले हैं उनकी आवाज़ बने, आम की आवाज़ बने। ये हम काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम चाह सकते हैं कि अगर इनसे जान है, जितनी जनी छूटे आइन और कानून के रहते हुए हमारी स्ट्रगल है, वो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। उतना ही मुल्क के लिए और अवाम के लिए बेहतर होगा। चलिए जमशेद चीमा साहब बात है जी ना, लेकिन मैं एक बात आपको बताना जी चाहता जी हूँ राज साहब, कि सुन लें, इलेक्शन हुए तो इस दफा जितनी मर्जी जो सा भी कोशिश कर ले कि रिग करना है या इलेक्शन को इधर उधर रिजल्ट करना, नहीं कर सकेगा। लोगों को दे आर अवेयर अबाउट दीज मैटर्स, शऊर आ गया है कि किस तरह उन्होंने अपने वोट को इज्जत देनी है, किस तरह संभालना है। अच्छा ये वाली बात राणा साहब आपने अभी से, 18 में पकड़े गए, उनको पता नहीं था, ये अवाम को बात पता अभी से कहना राणा साहब, या आपकी तरफ से ये बात आना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। चीमा साहब, मुझे याद पड़ता है कि 2013 के इंतखाबात के अंदर कुछ देर पहले, कुछ देर कबल बात कर दी गई थी पीएमएलएन की तरफ से अपनी जीत की कुछ इस तरह से। उसके बाद यही कहा गया कि देखिए ये रिग्ड इलेक्शंस हैं 2013 के, इसीलिए पीएमएलएन आई है। आज वजीर आजम साहब जो है वो अपनी इस तकरीर के अंदर संडे को बैठकर कहते हैं 2023 में भी मैं आऊंगा, और बड़ी गारंटी से कहते हैं। तो अब पीएमएलएन की तरफ से ये आवाज आ रही है कि कोई रिग्ड इलेक्शन नहीं चलेगा। यानी आप लोगों ने तो खुद ही इबाहम पैदा कर दिया कि शायद इंतखाबात रिग्ड होने वाले हैं, या इंतखाबात के अंदर ऑलरेडी चीज सिलेक्ट हो चुकी है। जमशेद चीमा साहब, ये परसेप्शन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेवर में जाएगा? देखें, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है, एक जो सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की, उसके चेयरमैन भी हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी हैं और चेयरमैन भी है पार्टी के। और जब आपकी परफॉर्मेंस आप देखें ओवरऑल, इसमें इकानमी के हवाले से देखें, आप एक्सपोर्ट में देखें, आप इस मुल्क में जितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, बड़े सालों बाद 12 अरब डॉलर की यहाँ पे मशीनरी इंपोर्ट हो रही है, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बड़ी तेज़ी से बढ़ी है, अगले साल 10 अरब डॉलर की फर्दर उसकी कैपेसिटी बढ़ रही है। यहाँ के बैंकों में 60% डिपॉजिट बढ़ गए हैं, यहाँ की 100 बड़ी इनलिस्टेड कंपनियों का 59% प्रॉफिट बढ़ गया, 900 अरब रुपये उनको प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे रेमिटेंस बड़ी तेज़ी से 31-32 अरब की रेमिटेंस आ गई। जीडीपी ग्रोथ कोरोना के बावजूद आप कह लें कि जीडीपी ग्रोथ जो है 5.37% चला गया। और दुनिया के 3 जो सर्वे हुए हैं, तीनों सर्वे में हम पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पे कोरोना मैनेजमेंट में आए। सो गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या देखें या इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के हवाले से देखें, हमने जब बेस्ट परफॉर्म किया है, तो कोई भी जो गवर्नमेंट है वो अगर आप कह लें कि परफॉर्मेंस बेहतर करती है, तो उसे ये उम्मीद ज़रूर होती है कि उसने अगली बार अवाम उसी का इंतखाब करेंगे, अगली बार उसका इंतखाब करेंगे। और दूसरा, वो अपनी अगर परफॉर्मेंस को बयान करता है, कम्युनिकेट करता है आवाम को, तो ये उसका हक है। इसमें ऐसी कौन सी रिगिंग कहाँ से आ गई? राणा साहब को रिगिंग का बिल्कुल पता है। कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे वो कि 2023 के अंदर वही जीतेंगे चीमा साहब, तो वो रिगिंग का डर तो आएगा। मैं कहता हूँ अभी राणा साहब से, मैं कह रहा हूँ अभी राणा साहब से पूछें कि अगला इलेक्शन कौन जीतेंगे इनके हल्के से, शेखुपुरा से, तो ये बताएंगे आपको कि मैं जीतूंगा। तो कैसे, क्या रिगिंग करनी है इन्होंने? या आप तैमूर तालपुर से पूछेंगे अगला इलेक्शन कौन जीतेगा, तो ये क्या कहेगा कि पीटीआई जीतेगी, इसने कहना मैंने जीतना है, गोटकी से मैं जीतूंगा। तो ये क्या रिगिंग करेगा अगली बार? या मतलब आप कह लें ये जो आप कह लें कि ये सिंध से कौन जीतेगा, तो ये आपको बताएंगे। सो इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता। सो मतलब सिंध गवर्नमेंट अगर कहे कि अगली बारी भी हम ही सिंध से होंगे, तो हम कहें रिगिंग करेंगे, वो उस वक्त एक्शन क्या होने हैं, उस वक्त कौन सा एम्पायर कहाँ बुलाया जाता है, रिगिंग कहाँ होती है। 2013 के इलेक्शन में सिर्फ एम्पायर की उंगली नहीं थी, या एम्पायर नहीं था। बेसिकली 2013 को जितनी दुनिया में आप कह लें कि एजेंसीज थी, उन्होंने कहा कि ये वन ऑफ द मोस्ट रिग्ड इलेक्शन। अगर मोस्ट रिग्ड की तो 1977 में हुआ था, उसके बाद 85 में या 2002 के ये मोस्ट रिग्ड इलेक्शन पाकिस्तान के 3 थे, 1977 का, 2002 का और 85 का। बाकी जो उसके बाद जो जमहूरी दौर में इलेक्शन हुए, उनमें मोस्ट रिग्ड इलेक्शन 2013 का था। और
फिर आप कह लें कि उसकी बेसिस थी। सो मैं कहता हूं कि इस बात को आप हमारे कॉन्फिडेंस पे लें या हमारी परफॉर्मेंस जो है उसका हमें एतमाद पे लें, ना किसी रिगिंग की तरफ। आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट। कॉन्फिडेंस इमरान खान साहब को अपनी टीम पे, बाकी पे हो ना हो, एक शख्स पे जरूर है, और वो कॉन्फिडेंस इतना पुख्ता है कि जो भी मुतजलजल करने की कोशिश करे वो उसको मुतजलजल कर देते हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं मुतजलजल होता। खान साहब ने आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, जरा मुझे वो सुनाने दीजिएगा, उसके बाद फिर मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। जी टीम सुनाए। इतनी उस्मान बुज़दार के खिलाफ कैंपेन मैंने तो कभी किसी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नहीं देखी, लेकिन जब सर्वे का रिजल्ट आया तो सारे पाकिस्तान में नंबर 1 चीफ मिनिस्टर बन गए। वो पिछला चीफ मिनिस्टर था, वो टोपियां पहन के, कोई बूट पहन के फिर रहा था। लोगों के हालात देखे, खुद खांसी होती तो दोबारा चेकअप करवाने चला जाता था। सारा खानदान सारा बाहर बैठा होता था, कभी एक जा रहा है बाहर इलाज करने, कभी दूसरा जा रहा है। क्या पता है उनको कि लोगों के ऊपर क्या गुजरती है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है चीमा साहब, इतना कॉन्फिडेंस बुज़दार साहब पे, इतना तो शहजाद अकबर साहब पे नहीं था, उनसे इस्तीफा ले लिया, उनकी जगह ब्रिगेडियर मुसद्दक साहब को ले आए हैं। लेकिन बुज़दार साहब का ये जो कॉन्फिडेंस है, आप वाकई में समझते हैं, आपका खुद भी ताल्लुक पंजाब से है, बड़े आप पंजाब की सियासत को डीपली जानते भी हैं, आपको लगता है वाकई में खान साहब का ये जो कॉन्फिडेंस है ये वाकई में ग्रास रूट लेवल पर एक्सेप्ट किया जा रहा है? देखें, बेसिकली मैं तो कोई बात स्वीपिंग स्टेटमेंट के तौर पर नहीं करता। मैं सिर्फ बयान नहीं देता, ना बयान सुनता हूँ। मैं तो बात करता हूँ फिगर्स की। अगर आप देखें कि पाकिस्तान में चिल्ड्रन अस्पताल कितने थे या पंजाब में चिल्ड्रन अस्पताल कितने थे और आज कितने हैं, ये यू कैन से कि चिल्ड्रन अस्पताल जो पंजाब में नहीं थे आज आपको बावल नगर में भी नज़र आता है, वो बावलपुर में भी नज़र आता है, डीजी खान में भी नज़र आता है, वो आपको बकर में भी नज़र आता है। सो जितने बैकवर्ड एरियाज़ थे, इग्नोर्ड एरियाज़ थे, लेस तरक्की याफ्ता एरियाज़ थे, बड़े बड़े ज़िले हैं ये। बावल नगर की बात करें, बावलपुर की बात करें, रेमियार खान की बात करें, चिल्ड्रन अस्पतालों को तो छोड़े ना, अभी वज़ीर आज़म साहब ने आईपोर का जो सर्वे था उसका जिक्र किया कि 51% के करीब उनकी मकबूलियत है डेवलपमेंट के अंदर, बुज़दार साहब की 49% उनकी वैसे मकबूलियत है उस सर्वे के हिसाब से। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाला सर्वे जो है उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं मानी जा रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, यही बता दें। देखें निकास की बड़ी सादा सी वजह कि ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, मतलब आप कह लें कि इसमें गिलानी साहब थे इसके पिछले चेयरमैन। गिलानी साहब वज़ीर आज़म हाउस में नौकरी करते थे, उनके बेटे को जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की हॉटलाइन थी उसका चीफ इसी इदारे की रिपोर्ट अनिका इस तरह नहीं, अनिका इस तरह नहीं, प्लीज एक बात करना, प्लीज आप बात पूछती हैं तो इंपॉर्टेंट सवाल को गोल ना करें, दरमियान में आप गोल ना करें, मुझे बोलने दो मुकम्मल कर। अच्छा जी, अच्छा मैं कह रहा था कि आप कह लें कि गिलानी साहब जो है वो बाकायदा नौकरी करते थे इसकी, मियां नवाज शरीफ साहब की। जब वज़ीर आज़म हाउस में एक बंदे को दफ्तर मिल गया, वहाँ पे उसको फैसिलिटीज़ मिल गई, उसके बेटे को चीफ एग्जीक्यूटिव लगा दिया गया, बाद में उसको एम्बेसडर लगा दिया गया, तो उस बंदे की रिपोर्ट को हम नहीं मानते। वो क्रिमिनल था, वो एक रिश्वतखोर आदमी था जिसने रिश्वत के तौर पर दोनों चीज़ें एक्सेप्ट की, बेटे की भी अपनी भी। इस तरह के बंदे का बदकिस्मती है किसी भी अदारे का चेयरमैन होना या सरबराह होना, उसकी बुनियाद पर उसके साथ कंपेरिजन नहीं बनता। अदरवाइज देखें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आज है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पहले पीपल्स पार्टी के दौर में थी, उससे पहले थी, हम उसका खुद रेफरेंस देते रहे हैं। लेकिन अगर किसी अदारे का, किसी एनजीओ का बंदा मुलाजम बन जाए, रिश्वत ले ले, पैसे ले ले, ऑब्वियस हो, एपेरेंट हो, टेंजिबल हो, सामने हो, फिर भी हम उसको मान लें, भाई वो तो 2 टके का बकाऊ बहाल है, उसको कैसे मान लें, उसके साथ कैसे कंपैरिजन कर लें। अच्छा चलें, आपके पास इदारे हैं ना, वेरी हार्श। अगर नहीं सुन लेना, एक मिनट सुन लेना, अगर कोई बंदा मुलाजमत कर लेता है, उसका काम है न्यूट्रल होना, वो अगर कर लेता है तो 2 टके का आदमी है। चले, जो बंदा नौकरी कर लेता है, जो बंदा पैसे ले लेता है, जो बंदा बेटे को नौकरी दिलवा देता है और फिर आके बाहर न्यूट्रल बात करे, वो 2 टके का आदमी है। मैं कैसे मानूं उसको? तो इदारे आप लोगों के पास है, एफआईए आपके पास है, बाकी इदारे आपके पास है, आप लोगों को प्रॉपर तफ्तीश करवानी चाहिए इस चीज की, और फिर रूट तक पहुंचना चाहिए कि आप लोगों के खिलाफ साजिश क्यों कर रहा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वो इंटरनेशनल इदारा। मैं कह रहा था, देखें थोड़ा सा फ्रैंकली स्पीकिंग, ये जो भी बंदा न्यूट्रल पोजीशन पे बैठा है, जो बंदा भी न्यूट्रल पोजीशन पे बैठा है, उसकी न्यूट्रलिटी कुछ ना कुछ तो रहनी चाहिए। अगर वो जॉब कर लेता है या पैसे ले लेता है, कोई आप प्राइज पोस्ट ले लेता है, तो उसके बारे
उसके बारे में नहीं इस तरह बात करनी चाहिए कि जो वो उसके साथ कंपैरिजन हो, वो हो नहीं सकता। ये हुकूमतों का मामला है, मुल्कों का मामला है, क्रेडिबिलिटी का मामला है। इतना सेंसिटिव चीज़ उसकी बुनियाद पे नहीं रखी जा सकती। मैं समझता हूँ ये मुल्क की बदकिस्मती है कि उसको मियाँ साहब ने उसको भी खरीद लिया। नहीं खरीदना चाहिए था। ये चीज़ें हुकूमत की इंप्रूवमेंट में मदद करती हैं। राना साहब, ये जो अब आप कह रहे हैं इल्जाम कि आपके जितने सामने, सर्वे मुझे हैं, सवाल पूछने अदारे की हैं, जरूरत मदद नहीं करते है। हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर डायरेक्ट साजिश का इल्जाम है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है आप लोगों ने साजिश की है, और बार बार रेफर कर रहे हैं आप लोग। निका चीमा साहब, मैंने ये नहीं कहा, मैंने नहीं, सॉरी राणा साहब, मैंने ये नहीं कहा। मैं कह रहा हूं पिछली रिपोर्ट जो है उसे एज स्टैंडर्ड नहीं लिया जा सकता। मैं ये कह रहा हूं। चल जी राणा साहब। निका मैंने चीमा साहब के पहले जो स्टार्ट पे उनका था हिस्सा, वो बड़ा बैलेंस और बड़ी बात कर रहे थे। अब यकदम जब ट्रांसपेरेंसी की बात आई बड़ा जज्बाती हो गया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी जो इस पे इतने सख्त एलिगेशन अल्फाज इस्तेमाल किए उस बंदे के मतलब, नौकरी करना, नौकरी सारे दे रहे हैं, सफीर लगा रहे हैं, अपने बहुत करीब लोगों को, कॉन्फिडेंट लोगों को लगा रहे हैं। इमरान खान साहब भी लगाते थे, पीपल्स पार्टी भी, हम भी लगाते थे, और इन्होंने भी बहुत सारे लगाए हैं। इसी आज भी मैं कह रहा हूँ लगाए हैं। लेकिन दूसरी बात, इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी का एक मैकेनिज्म है, उसमें एक बंदा नहीं कर सकता। वो टेक्निकल सर्वे में उसमें होता है, वहाँ पे वो यूज़ किए जाते हैं मेजर्स या टूल्स जिसके में गलती का एहतमाल बहुत कम होता है। तीसरा मैं बताऊं कि ये सारे जो इंटरनेशनल चैनल हैं, मैंने कल CNN में भी देखा, ट्रांसपेरेंसी का जिक्र कर रहे थे, जहाँ पे ये करप्शन का जिक्र होता, सबको बता रहे थे कि कौन सा मुल्क, अमेरिका में कितनी परसेंटेज है, डेनमार्क और नॉर्वे और न्यूजीलैंड का क्या है, 88% की बात कर रहे थे। तो वो नंबरिंग सारी बता रहे थे। इंडिया पाकिस्तान, जब उन्होंने इस खित्ते की बात की, साउथ एशिया की, तो उसमें उन्होंने इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश और एक और की भी बात की। तो वहाँ भी परसेंटेज बताई, 40% उस पर थी शायद इंडिया की, और हमारे शायद लेस देन 30%। हमसे नीचे बस बांग्लादेश है अभी फिलहाल। राणा साहब जाए, मैं बात करने लगा, ऑनेस्टली जिस दिन पाकिस्तान के हुक्मरानों में ये चीज़ आ गई कि हमें अपनी गलतियों का एहतसाब करना है, उस पर गौर करना है, उसको दुरुस्त करना है। राणा साहब जी, मैं इंक्लूड करता हूँ सारे लोग। जिस दिन ये कहेंगे कि यस, कि ये हमारी सिमत ठीक नहीं है, इसको हमने दुरुस्त करना है, अगर ये सिमत हमारे ठीक नहीं चल रही, हमारी गवर्नेंस ठीक नहीं, अगर ABC चीफ मिनिस्टर जिसको बड़ी शाबाश दे रहे हैं वो डिलीवर नहीं कर रहा, वहाँ ऊपर से लेके करप्शन ही करप्शन है, चपड़ासी से लेके ऊपर तक। चीमा साहब को पता है कि पंजाब में किस तरह मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक का वक्त आ गया, लेकिन ये तो आपने बड़ी आइडियल बात की है। बात तो मुकम्मल करने दे, मैं फिर बात तो मैं कहता हूँ कि हमें बेहतर हो कि हमें उस पर जाएं और कहें कि हाँ, हमारी टीम ठीक, मैंने सेलेक्ट नहीं की, ये टीम मेरी इतनी लायक नहीं थी, नलायक थी। नलायक का लफ्ज़ चलो खैर अपने लिए इस्तेमाल शायद ना करें, लेकिन हम कहते हैं नलायक थी, वो डिलीवर नहीं कर सके। वो रिजल्ट इन्होंने क्यों निकाला है शहजाद अकबर को, इन्होंने क्यों निकाला है दूसरे वो पेट्रोलियम मालिक को, क्यों दवाइयों वालों को निकाला है, क्यों इन्होंने इधर उधर मिनिस्टर किए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो परफॉर्म नहीं करता, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर 6 महीने में असद उमर बदल दिया, फिर राणा साहब ब्रेक का टाइम आ गया। वैसे आप बड़ी आइडियल बात कर रहे हैं, अगर सारी की सारी सियासी जमातें ये सोचने लग जाए। राणा साहब सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर फर्दर डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले कौमी सियासत के हवाले से बात कर रहे थे, अब जरा कराची का रुख करते हैं। बल्दियाती जो बिल है, बल्दियाती कानून है सिंध का, उसके खिलाफ बहुत सारे एहतजाज चलते रहे। 27 दिन तो जमाते इस्लामी को हो गए, और आज MQM ने जो रैली निकाली उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए गए, शेलिंग की गई, और शेलिंग के बाद MQM की मेरे शो स्टार्ट होने से पहले कुछ देर पहले तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी काफ़ी ख़तरनाक सी लग रही थी। कराची क्या एक बार फिर अंधेरों में जाने लगा है? हाफिज़ नईम साहब से सबसे पहले बात करते हैं। हाफिज़ नईम साहब जमात इस्लामी के रहनुमा, कराची के जो है अमीर, और इस तमाम 27 दिन के धरने को लीड कर रहे हैं। नईम साहब, जो कराची में इस वक्त तमाम जमातें सरापा एहतजाज बनी हुई हैं, हुकूमत की तरफ से 27 दिन से तो आप लोग बैठे हुए हैं और पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, हुकूमत की तरफ से कोई आप लोगों की तरफ
कोई हाथ दोस्ती का, कोई बातचीत की गुफ्तगू करने की कोई इंदिया दिया गया या नहीं दिया गया? अभी तैमूर तालपुर साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। देखें, 27 दिन से हमने यहाँ पर धरना दिया हुआ है। 10वें दिन हुकूमत की तरफ से जो है वो लोग आए थे और फिर उसके बाद जो है वो हमारी एक कमेटी कायम हो गई थी। 4-5 दिन उसकी मीटिंग नहीं हुई। फिर उसके बाद जो है वो मजीद एक मीटिंग हुई तो तफसील से तमाम चीज़ों पर डिस्कशन हो गया और ये चीज़ें तय हो गई कि भाई एक एक करके जो हमारी तजावीज़ थी, जो मुतालबात थे, वो सब लिख लिए गए, नोट डाउन कर लिए गए और कहा गया कि ठीक है हम ये मान लेते हैं, ये नहीं मानते हैं और इसकी अप्रूवल ले लेते हैं और इसकी नहीं। लेकिन फिर उसके बाद तात्तुल आ गया। फिर जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो बातचीत शुरू हुई और अब भी ये होता है कि बातचीत हो जाती है और होने के बाद जो है वो फिर ये भी हो जाता है कि अच्छा ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये रहने दें, इसको बाद में देख लेंगे। और फिर जब कोई चीज़ किसी नतीजे में पहुंचते हैं तो मामला फिर तातिल का शिकार हो जाता है। तो बहरहाल मुझे थोड़ी सी हैरत भी है कि पीपल्स पार्टी इतनी पुरानी पार्टी है और पॉलिटिकल नॉर्म्स में ये होता है कि जब चीज़ें डिसाइड हो जाएं तो फिर उस पर अमल दरामद करना चाहिए। हम तो इसके मोहताज नहीं, हमारा धरना पुरअमन तरीके से जारी है। बल्कि आपने देखा इस धरने के दौरान हमने शाहराह फैसल पर एक ह्यूज धरना किया, बहुत बड़ी मार्च किया और इसी तरह यूनिवर्सिटी रोड पर खवातीन की हिस्ट्री का सबसे बड़ा एहतजाज किया। अगर आपके पास हमारी फुटेजेस होंगी तो आपको देख लिया। फिर हमने एक जलसा भी किया और निचली सतह पर ग्रास रूट लेवल पर भी हमारा ये मैसेज जा रहा है कि हमें हमारे बच्चों को अब हम उनका मुस्तकबिल रोशन होना चाहिए। लेकिन आपके ख्याल में सिंध गवर्नमेंट डिलेइंग टैक्टिक्स यूज कर रही है? तो देखिए अभी तक तो यही है। अब भी वो जाहिर है उनसे कुछ बातचीत हुई है तो ये कहते हैं कि बस ठीक है हम इसको क्लोज करते हैं, लेकिन फिर अगर डिले होता है तो उसके नतीजे में फिर क्या, हमें तो देखें कोई मसला नहीं है, हम यहाँ बैठे हुए पुरअज़म है और हमने तो 28 तारीख को शहर की 5 बड़ी शाहराहों के ऊपर बड़े धरने तय कर लिए हैं। अब ये हुकूमत का काम है कि वो मसले को हल करती है या फिर ये पुरअमन जो जमहूरी है, हमारा हक है, वो हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर उनको परेशानी होगी तो हमें तो कोई मसला नहीं है, ये हमारा हक है, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा तैमूर तालपुर साहब, क्या रखना है, क्या रुकावट है? आपने जो वादे जमात इस्लामी के साथ किए वो पूरे कर लें। आज एमक्यूएम ने रैली निकाली, आप लोगों ने उनके ऊपर शेलिंग कर दी। आप लोग तो एक ऐसी जमात है जो कि हमेशा कहा करते हैं कि हम लोग जमहूरी हक को और जमहूरियत के अंदर जो एहतजाज का हक है उसको रिस्पेक्ट करते हैं, बट व्हाट वी सॉ टुडे वाज नॉट समथिंग सिमिलर। तैमूर तालपुर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, धरने तो मेरे ख्याल से हाफिज साहब की पार्टी की भी चल रहे हैं, तो कहीं पे आपने कुछ सुना कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हुआ? नॉट एट ऑल। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो राब्ते में रहती है, वो इनसे रूट्स लेती है, इनको असिस्ट करते हैं। कहीं पर भी हम क्योंकि खुद बिलीव करते हैं कि धरना जो है लगाना या एहतजाज करना आपका सियासी राइट है, इट्स अ डेमोक्रेटिक राइट विच कैन नॉट बी टेकन अवे। पर आज हुआ क्या, एमक्यूएम निकली बात करके हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बता के हम जा रहे हैं और हम जाके प्रेस क्लब पे एहतजाज करेंगे। अब वो अंदर से पूरा रास्ता रोक देते हैं और चेंज करते हैं रूट, चले जाते हैं सीएम हाउस के बाद जाने पे उन्होंने गेट वे रास्ते सब बंद कर दिए। अब हम धरने के खिलाफ नहीं है, पर आप अगर रास्ते रोड ब्लॉक करोगे, क्योंकि अभी बहुत एक सीरियस सिचुएशन चल रही है, सीएम हाउस के साथ ही वो होटल्स हैं जहाँ पर पीएसएल के प्लेयर्स रह हुए हैं और पीएसएल के प्लेयर्स को किसी भी तरीके से हम एट रिस्क नहीं कर सकते। दैट वाज नॉट अ पॉसिबिलिटी कि हम उसको करने देते। हम रिक्वेस्ट करते रहे, सिंध पुलिस रिक्वेस्ट करती रही, डीसी साउथ रिक्वेस्ट करता रहा, आखिर उन्होंने कहा कि अभी तो हम सीएम हाउस के अंदर घुसने वाले हैं। तो जब हमने देखा कि अच्छा, आपने फरमाया कि हम रिक्वेस्ट करते रहे लेकिन नहीं मानी गई बात। अभी हमारे साथ रेहान हाशमी साहब मौजूद हैं, एमक्यूएम के रहनुमा। रेहान हाशमी साहब, तैमूर तालपुर साहब ने मेरे प्रोग्राम के अंदर अभी बिल्कुल आपके सामने ये बात फरमाई है कि हम रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन एमक्यूएम की तरफ से ये बात आ रही है कि कोई पॉलिटिकल तरीके से किसी ने रीच आउट करने की कोशिश ही नहीं की। जो हुआ पुलिस ने किया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, पॉलिटिकली कुछ नहीं हुआ। रेहान हाशमी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तैमूर भाई ने बात बिल्कुल दुरुस्त की। ये पॉलिटिकल तरीका इख्तियार किया गया था और अगर ये मानते हैं कि पुलिस ने किया तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि पुलिस ने ऐसा क्यों किया। नेगोशिएशंस शुरू होने से पहले, और मेरी मालूमात के मुताबिक तो गालिबन ख्वाजा इजहार साहब नासिर शाह साहब से कम्युनिकेशन डेवलप कर चुके थे, फोन पे बातचीत हो रही थी। उसी दरमियान में यकायक शेलिंग शुरू हुई और जो पहले शेल फेंके गए हैं, मैं तैमूर भाई की मालूमात के लिए बताऊं और ये इसके ऊपर तहकीक कीजिएगा प्लीज। देखें, ये इंतहाई नाजायज हुआ है, पुरअमन तरीके से बैठे थे, वो अलग चीज है कि हमारे इख्तलाफात जरूर हो, लेकिन देखें जमहूर के लिए आप लोगों ने भी रगड़े खाए, डंडे खाए, तो उसका सिला हम पे क्यों कर रहे हैं? हम
एक किसी अफगानिस्तान के लोगों पे बैठने वाले लोगों के लिए बात करने थोड़ी गए थे। हम तो सिंध के ऊपर होने वाला जो हम समझते हैं कि गैर कानूनी तौर पर बिलों में तरामीम की गई है उसका तो अडॉप्ट नहीं किया गया। अगर हम ये समझते हैं तो जमहूरी तरीकाकार क्या है? कोर्ट में जाएं, जमहूरी तरीका ये कि सड़क पर आए, जमहूरी तरीका ये कि पुरअमन तरीके से एहतजाज करें, जमहूरी तरीका ये कि असेंबली में बोलें। तीनों फोरम में तो बोल रहे हैं और इसके अलावा कौन सा तरीकाकार है? मेरी मालूमात के मुताबिक ख्वाजा इजहार साहब कम्युनिकेशन कर रहे थे, डेवलप हो चुकी थी, बातचीत हो रही थी, यकायक शेलिंग हुई। एक लड़का मौजूद है खालिद मकबूल सिद्दीकी के ऊपर डायरेक्ट शेलिंग की गई। उस लड़के ने सामने आकर खालिद भाई को बचाया है, उसके बाजू पे लगी है, वो जख्मी है, वो गालिबन अब्बासी शहीद में या अच्छा, ये आपने जो ख्वाजा इजहार साहब वाली बात की है रेहान हाशमी साहब, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तैमूर तालपुर साहब, जब पॉलिटिकल कम्युनिकेशन चल रही है तो फिर शेलिंग का आगाज क्यों? चले उन्होंने गलती की, ये गलती तो पुलिस से भी हुई ना, क्या ये इंक्वायर किया जाएगा? देखिए अनिका, जहाँ तक मुझे पता है रेहान भाई की बात मैंने सुनी, पर जब टोटली बाइकआउट हो गया था, जब बिल्कुल जवाब दे दिया था, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया था कि हम ये खाली नहीं करेंगे, हम आगे सीएम हाउस के अंदर घुसेंगे, तब जो है पुलिस ने समझा कि उनकी सिचुएशन हाथ से निकल रही है, सो दे हैड नो अदर ऑप्शन। मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए था, पर पुलिस के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा था। रिट ऑफ लॉ कायम करनी पड़ती है स्टेट को, अगर वो स्टेट कायम नहीं कर सकेगी तो कैसे ये सिस्टम ये रेट ऑफ स्टेट अगर पीटीआई कायम करे वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। चीमा साहब, यस और नो, एमक्यूएम ने कॉल दी है वजीर आजम साहब कराची आए, कराची के जख्म जो हुए हैं उनके ऊपर मरहम पट्टी करें, वजीर आजम साहब जाएंगे या नहीं जाएंगे? पीटीआई जाएगी या नहीं जाएगी? क्विकली, वक्त खत्म हो गया। मैं समझता ये लोकल मामला है, लोकली तय होना चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने ज्यादती की है, इन्हें नहीं करना चाहिए था। इनका इस्लामाबाद में फेस हो रहा है, वहाँ पे फेस हो रहा है, तो फाशिज्म की किसी भी जगह इजाजत नहीं होनी चाहिए, ना है, इन्होंने गलती की है। चले चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। रेहान हाशमी साहब, थैंक यू सो मच। तैमूर तालपुर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। वाज अ प्लेजर हैविंग ऑल ऑफ यू। इससे पहले राना तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। अनीका निसार को इजाजत दीजिए आज के प्रोग्राम से। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ नासिर।